चलिए, तो आपका बहुत स्वागत है राजनीति शास्त्र में। लेकिन स्पीकर पर तकरार दिखाई दे रही है। लोकसभा स्पीकर को लेकर 72 साल की परंपरा टूटने जा रही है। देश में पहली बार होगा स्पीकर पद के लिए चुनाव। स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार उतारा है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद को लेकर चुनाव होंगे। स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बनी है। इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने नामांकन भरा है और ओम बिरला एनडीए की तरफ से नामांकन भरे हैं। तो दोनों मैदान में होंगे, के सुरेश और दूसरी तरफ ओम बिरला। इस बीच में नामांकन दाखिल दोनों की तरफ से किया गया है। कल 11 बजे इसे लेकर चुनाव होंगे। तो आप देखिए कि लंबे अरसे के बाद, यानी 72 साल बाद ऐसा दिखाई देगा जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले काफी कवायदें हुई कि चुनाव ना हो, लेकिन बात नहीं बनी और ऐसा कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन चाहता है और दूसरी तरफ एनडीए ये नहीं चाहता है। हालांकि कल राजनाथ की बात हुई थी खरगे से, उस बीच में स्थितियां बनी और समझ भी आया कि ऐसा होगा। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ओम बिरला ने नामांकन भरा थोड़ी देर पहले ही। अमित शाह उनके साथ नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा है, चिराग पासवान दिख रहे हैं, ओम प्रकाश मांझी है, अनुप्रिया दिखाई दे रही है। तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ, यानी गठबंधन के साथ वो पहुंचे। और दूसरी तरफ इंडिया के उम्मीदवार को हम देखें तो के सुरेश नजर आ रहे हैं और उनके साथ इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो सांसद है, वो भी फॉर्म जमा करने वहां पर पहुंचे। दोनों तस्वीरें और ये बता रही है कि चुनाव होने जा रहे हैं। कल 11 बजे का समय है जब चुनाव होंगे लोकसभा स्पीकर को लेकर। और लंबे अरसे बाद, यानी 72 साल बाद पहली बार होगा। लंबे अरसे बाद क्या कहें, पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होंगे। चलिए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। जैसे ही इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई थी, फिर हम राजनाथ की बात भी आपको सुनाएंगे, बाकी तमाम सारे नेताओं को भी आपको सुनाते हैं। सुनिए राहुल गांधी को। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। ऐसे जहां तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। ऐसे जहां तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। सुबह भी माननीय खरगे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे, पीयूष जी को भी आप सुन रहे थे, साथ ही राजनाथ जी को सुना। और राहुल गांधी वो कह रहे थे हमारी बात हुई है, राजनाथ सिंह कह रहे थे कि खरगे से हमारी बात हुई है और इस बीच में 2-3 दफा हमारी बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। और अब ये कहा जा रहा है, जैसा तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे थे, कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार के सुरेश को उतारा है और एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह मैदान में। 72 साल बाद ऐसा होगा जब स्पीकर पद को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार होंगे और दूसरी तरफ के सुरेश इंडिया गठबंधन के। मेरे साथ मेरे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, क्या कहें, लंबे अरसे बाद क्या कहें, बल्कि पहली बार ही 72 साल बाद ऐसा होगा जब लोकसभा में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। क्या ये माने कि जिस तरह इस बार चुनाव में पक्ष और विपक्ष बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि पक्ष भारी होता है जब भी सरकार बनती है, तो ये उसी के कारण दिखाई दे रहा है या फिर बात नहीं बनी? देखिए, वजह बिल्कुल यही है। ये पहली बार भारतीय इतिहास में हो रहा है कि जब चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष का। देखिए मनोज जी, अभी तक परंपरा और इतिहास में जो परंपरा रही वो यही रही है कि सत्ता पक्ष अध्यक्ष पद संभालता है
और विपक्ष को उपाध्यक्ष पद दिया जाता है। और जब हम तीनों नेताओं की बाइट सुन रहे थे अभी, तो ये बात इसी मुद्दे पर चली है। अब जब सपोर्ट कर दिया है विपक्ष ने कि हम, जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, उसके बाद भी क्यों पेच फंसा? बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं उपाध्यक्ष पद के लिए, तब तो क्या उपाध्यक्ष पद भी सत्ता पक्ष चाहता है? तो ये सारा पैच फंसा हुआ है कि, और देखिए अब 5 साल मनोज जी राजनीति ऐसे ही चलेगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं लोकसभा में बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि किसी को भी बहुमत नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ा दल है, उसके बाद कांग्रेस है 99 पे, और छोटे छोटे दल सपा और ये बड़े टीएमसी बड़े दल हैं। तो अब देखिए बहुत से बीजेपी जिस तरह से इस टर्म में चली है और बड़े बड़े फैसले किए हैं उसने, तो वो जरूर चाहिए, अभी भी उसकी झोली में बहुत से ऐसे चीज़ें वो करना चाहती है, ऐसे फैसले करना चाहती है जो देश हित में हो, चाहे उनके एजेंडे के मुताबिक हो, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जरूरी है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो, उनका व्यक्ति बैठा हो, और इक्वेशन ऐसी बने कि जब महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है। और ये पैच इसलिए फंस रहा है क्योंकि, और एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन भी है, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, उपसभापति के माध्यम से, वो एक तरह से जो आंकड़ा है वो भी स्पष्ट होगा। तो एनडीए कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखानी चाहती है और इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाना चाहता है। तो ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत जब दिखाई नहीं पड़ेगी सदन के भीतर, कल चुनाव जब होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें फिर कमाल हो जाए और पता लगा 4 उधर के इधर चले गए या उधर के इधर आ गए। और यदि ऐसा होता है तो ये भी बड़ा एक अलग तरह का मैसेज दे देगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कम हुआ है, खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव हो या दूसरे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव हो। लेकिन आपने देखा होगा हमारी विधानसभाओं में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, ऐसे दृश्य खूब बने हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में अभी तक वो वाली बात आई नहीं है। लेकिन मनोज जी, जिस तरह से राजनीति का स्वरूप बदला है, आपने देखा होगा पिछले 2 दशकों में, खासतौर से 89 के बाद, जब तीसरे दल हावी हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय से और लेकर अभी तक जो राजनीति 20-25 साल की हुई है, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें बदली हैं। और अब तो ये चरम है मनोज जी, इसका इस राजनीति का चरम है, क्योंकि जब भी क्षेत्रीय दल हावी होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबके स्वार्थ होते हैं, सबके एजेंडे होते हैं, और कंसेंसस बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। और ये 5 साल अब जब देखिएगा आप, इस तरह की राजनीति खूब होगी। हालांकि बीजेपी, अब फ्लोर मैनेजमेंट वाले नेताओं का भी महत्व बढ़ेगा, क्योंकि अब उन लोगों की भूमिका ज़्यादा है जो फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा है, दूसरे लोग। तो लोकसभा में हम इस तरह के लीडर उभरते हुए देखेंगे। नरोत्तम मिश्रा भी कुछ कहे हैं, हालांकि थोड़ी देर बाद मैं सुनवाऊंगा कि नरोत्तम मिश्रा भी इस मुद्दे पर जब बात की है तो उन्होंने भी कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, अब एक वो दौर था मनोज जी, जब आप देखिए 84 के पहले या 80 के दशक में, जब 79 में जब यूएन में बात रखनी, कश्मीर के मुद्दे पे बात हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस डेलीगेशन में थे और उन्होंने अपनी बात रखी, जबकि वो विपक्ष में थे। तो वो दौर भी देखा हमने राजनीति का, और अब ये दौर भी है। काफ़ी कुछ बदला है इन 20-25 सालों में, और ये इसका चरम है। और देखिए, ये उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, इस पूरी लोकसभा में शायद ये पहली बार हुआ है जब शक्ति संतुलन है पूरा क्षेत्रीय दलों का, और सारे भारत के जितने भी छोटे छोटे दल हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रेजेंस है। तो ये अब खेल चलेगा शतरंज में, कौन सा मोहरा आगे जाता है, कौन सा मोहरा पीछे आता है, कौन कैसे खेलता है। तो ये अब उसकी शुरुआत आप मान लीजिए मनोज। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर लोकसभा के बाहर जब आज सदन का पहला दिन था तो क्यों ये स्थिति बनी। एक बार फिर से सुनिएगा, राहुल गांधी ने क्या कहा, राजनाथ सिंह ने क्या कहा, फिर मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। लेकिन जरा समझिए कि आखिर क्यों ये स्थितियां बन रही है कि चुनाव होने जा रहे हैं। कल 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होंगे, और उसमें एनडीए की तरफ से ओम बिरला, जो पहले भी लोकसभा अध्यक्ष थे, इससे पहले 2019 में, और 2019 के बाद अब 24 में भी वही चेहरा होंगे। लेकिन के सुरेश कांग्रेस या हम कहें विपक्ष की तरफ से मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जरा सुनिएगा कि स्थितियां क्यों बनी राहुल गांधी को और बाकी सरकार के जो नेता है सरकार के साथ, चाहे हम राजनाथ सिंह की बात करें या पीयूष जी की। सुनिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए।
ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। ओम बिरला जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है, और जो गरिमापूर्ण पद है उसको वो सुशोभित करेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस तो जैसा मैंने अभी कहा कि मान्य परंपराओं को और संविधान को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की है। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमेशा उंगली उठाई। केस हार गए तो न्यायालय पे, चुनाव हार गए तो ईवीएम पे, सेना पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, देश में सवाल, विदेश में राहुल गांधी जाए तो उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो यही करेंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष का सगल रहा है कि इस तरह के वो सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन ओम बिरला पूरे बहुमत के साथ है और वो अगले लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे, बल्कि पिछला भी कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है। तो ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे, जिनको संसदीय कार्यों का अच्छा खासा अनुभव है, वो भूमिकाएं निभाते रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में। लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान और जोड़ रहे हैं, उनसे भी मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। इस समय राजपाल सिसोदिया जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ सत्य प्रकाश जी जोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, आपका भी बहुत स्वागत है। राजपाल जी, स्थितियां क्यों बन गई है? जब विपक्ष ये कह रहा था कि आ जाइए, उन्होंने खुद, आपके नेता ने फ़ोन किया, बाद में फ़ोन करना बंद कर दिया, तो 72 साल बाद आप ऐसी स्थितियां बना रहे हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अभी राजनाथ सिंह जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने खुद ने कहा, आपकी स्क्रीन पे ही सुन रहे थे, कि 3 बार खड़गे साहब से बात हुई, वरिष्ठ अधिकारी नेता और कांग्रेस के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर उन्होंने आज बात करना बंद कर दी। फिर उन्होंने कोई दूसरे 2 नाम बढ़ा दिए, वेणुगोपाल जी के और बाकी और लोगों के। अब वेणुगोपाल जी ने फिर नया पेज फंसा दिया। तो ये कांग्रेस जिस प्रकार से बातें कर रही है, निश्चित तौर पर इन्होंने 72 साल की वो परंपरा तोड़ने का काम किया है। इनका पुराना इतिहास भी रहा है। आज 25 जून को मनोज जी हम बात कर रहे हैं जी, और 25 जून जाना जाता है आपातकाल लगने के। तो आपातकाल क्यों लगा था ये भी देश की जनता को मालूम है, पर मैं नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया था, उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया है। तो मान्य परंपराओं पे, संवैधानिक संस्थाओं पे, इन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, परंपराओं को तोड़ना, ये जब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व हाथ में आया है तब से ये ज्यादा होने लगा है। तो निश्चित तौर पर नहीं, लेकिन राजपाल जी, ये संकेत भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरह विपक्ष बहुत मजबूत है इस समय, ये लंबे अरसे बाद सदन के भीतर ये दिखाई दे रहा है कि विपक्ष इतनी मजबूती के साथ है। जाहिर है, जब इतना मजबूत विपक्ष है तो आगे चलकर मुश्किलें भी और बढ़ेंगी। बहुत मजबूत विपक्ष है। टीएमसी कह रही है कि ये जो के सुरेश का फार्म हुआ, इसमें हमसे बातचीत नहीं हुई है, इतना मजबूत है। घर के अंदर बात नहीं हो रही है, घर के बाहर बात हो रही है। ये देखो अभी आगे आगे आप मनोज, कितने लड़ते, कितनी सिर फुटावल होती है। टीएमसी का आया ना बयान, आज ही आया ना, कि हमें नहीं मालूम ये के सुरेश का फार्म कहां से आया और किससे आया। तो आप अनुसंधान लगा लो कि कितने मजबूत है। सत्य प्रकाश जी, यही चुनौती तो नहीं बन जाएगा कल कि के सुरेश को आपने मैदान में उतार दिया और आपकी तैयारियां भी होंगी? हालांकि राहुल गांधी जो कह रहे थे कि हम तो चाह रहे थे कि ऐसा स्थिति निर्मित ना हो, पर सिसोदिया जी कह रहे हैं कि टीएमसी सपोर्ट नहीं कर रही, तो कल ऐसा तो नहीं होगा, पता लगा इधर के और उधर चले गए? मनोज जी, देखिए, इस चुनाव जो हुआ, इस चुनाव में जनता ने बताया कि सरकार जो है अहंकार की मत में नहीं चल सकती। सरकार वो होती है जो जनता की सुननी पड़ेगी, विपक्ष की सुननी पड़ेगी, और विपक्ष जो जनता की आवाज होती है उसकी तो खासतौर से हमें सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो जनता की आवाज होती है। यही संदेश में इस पर चुनाव में जनता ने दिया था। अभी उसी में भी बदमस्त है, उसके अहंकार में। देखिए, हमने एक छोटी सी बात की, और देखिए महत्वपूर्ण बात, नाम से हमने
हमने आगे बढ़ाया, वो कौन से वर्ग से आते, तो आपको उस वर्ग से दिक्कत क्यों रहती है? आपने 10 साल भी नहीं सोचा उनके बारे में, प्रताड़ना हुई है, पिछड़ा वर्ग को वापस पीछे और केस किया गया, ये क्यों किया जाता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने कोई भी शर्त नहीं रखी, कोई बात ऐसी नहीं रखी, हमने एक परंपरा के नाते एक बात रखी, नैतिकता के नाते एक बात रखी कि भाई आप स्पीकर पद आप ले लीजिए, आप सत्ता में कोई दिक्कत नहीं है, डिप्टी स्पीकर जो परंपरा चलती आई है उसके तहत डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को दे दीजिए, छोटी सी बात थी। मगर इस अहंकार में ये तो इनको जवाब देना चाहिए। और एक और बात मैं मनोज जी बताना चाहूंगा, मैं देखिए जो सत्ता में आते हैं उनका सबसे बड़ा फर्ज और दायित्व बनता है सरकार चलाने का, सदन चलाने का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फर्ज है वो किसके ऊपर है? वो बीजेपी के ऊपर है, सत्ता में बैठे जो पार्टी उनके ऊपर है, या गठबंधन में जो बात अहंकार में है कि डिप्टी स्पीकर जो परंपरा का था वो बीजेपी में आपको दिक्कत है। पिछले लोग तो आप देख लीजिए, इनके 300 को थे, इसलिए और अहंकार में थे, तो इन्होंने डिप्टी स्पीकर पद ही नहीं दिया किसी को। मगर इस बार की जनता ने कुछ दिखाया है और बताया है कि आपको अब पिछली बार तो ये था कि विपक्ष ही नहीं बन पाया था, जैसा कहा कि उतने मत लेकर ही नहीं आए आप, जिसके कारण ये स्थितियां फिर निर्मित हो गई और फिर ये कहा गया कि डिप्टी में ये बातें सब चली थी उस दौरान। जी सत्यप्रकाश जी, ये सवाल नहीं सुन पाया वापस। मैं यही कह रहा हूं कि पिछली दफा डिप्टी स्पीकर का पद तो नहीं मिला, वो दिया ही नहीं गया, जैसा आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन स्थितियां भी ऐसी नहीं थी जैसा पक्ष कहता रहा है लगातार की स्थिति ही नहीं थी आपके पास, विपक्ष का अंक ही नहीं पार कर पाया। नहीं देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ठीक है, 10 साल आपको जनता ने सराखों पर बिठाया, जनता ने आपको भरोसा दिलाया कि आपने जो वादे किए पूरे करेंगे, मगर 10 साल बाद में जनता को नहीं मिला, जनता को मिला कि आपको छलावा मिलता है, सिर्फ अहंकार की राजनीति हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति की राजनीति हो रही है, या एक व्यक्ति उस कुर्सी पे चिपके रहने के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर है। तो उसके बाद जनता ने मैसेज दिया कि नहीं, अब की बार जो है विपक्ष का भी हम समर्थन देंगे, ताकि हमारी जो आवाज है वो सत्ता तक पहुंचे, सरकार के कानों तक पहुंचे, जो अब तक नहीं सुन रही थी 10 साल में। इसलिए हम बोले कि विपक्ष की आवाज जो जनता की आवाज है, जनता अगर चाहती है, विपक्ष अगर चाहता है कि डिप्टी स्पीकर परंपरा का दे दिए तो क्या दिक्कत है? देखिए शैलेंद्र जी बैठे, उन्होंने भी याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन में किसने भेजा था। तो एक नैतिकता, एक तकाजा जो होता है, एक सबको साथ ले जाने की बात होती है, वो हमने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप याद कीजिए, संसद में उन्होंने जो भाषण दिया था कि सत्ता में और विपक्ष में दोनों को लेकर चला जाना चाहिए, सत्ता तो आनी जानी रहेगी। और इस बार की जो बीजेपी है, या जो अभी जो बीजेपी चल रही है, वो ये बीजेपी चल रही है कि मोदी जी बोलेंगे हम सत्ता में बैठे रहेंगे, विपक्ष से अब अटल जी की तो बहुत सारी बातें याद आती सर, वो तो उन्होंने ये भी कहा था कि यदि ऐसा पद जिसमें कोई ये नहीं चाहता है और एक पद से जिसमें वो हार गए थे, एक उधर से इधर हो गया था, तो वो तो उस दौर अलग था, ये दौर अलग है। शैलेंद्र जी मेरे साथ जुड़े, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। शैलेंद्र जी, जो स्थितियां दिखाई दे रही, देखिए टीएमसी जैसा राजपाल कह रहे हैं कि टीएमसी सहयोग नहीं करेगी यदि उनकी बातों पर गौर करें, तो अभी तो नई चुनौती यही हो जाएगी विपक्ष के सामने। पहले टीएमसी क्या कह रही, लेकिन मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। दूसरा, हमने एक निर्णय लिया कि अब पहले हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की। चलिए, डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो आज जो अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई है उसको लेकर वो अपनी बात कह रहे थे और कुछ नए निर्णय वो लेने जा रहे हैं, उस पर अपनी बात रखें। लेकिन वापस हम उसी मुद्दे पर लौट रहे हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि जो स्थितियां हैं वो तो दिखाई दे रही, अब कह रहे हैं कि टीएमसी से पूछा नहीं गया, तो कल फिर वही स्थितियां निर्मित हो जाएगी। तो अभी तो विपक्ष के सामने यही होगा कि पहले वो टीएमसी को मनाए, बाकी लोगों को मनाए, और इस बीच में यदि पक्ष ने, यानी जो कहा जाता है कि अमित शाह जैसे लोग हैं, जेपी नड्डा है, और अब तो नीतीश कुमार भी साथ में आ गए हैं, नायडू साहब भी साथ में आ गए, कुछ नया तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये रणनीति हो सकती है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही 5 साल में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनानी है विपक्ष पे, तो ये बीजेपी चाहेगी कि ये इलेक्शन हो अंदर। और जैसा कि टीएमसी की तरफ से कुछ विरोधी स्वर आ रहे हैं, और सदन में अगर इलेक्शन हुआ और टीएमसी ने वॉकआउट, मतलब मतदान में भाग नहीं लिया या विरोध में किया, जो भी हुआ, तो वो आंकड़ा जो निकल कर आएगा ना लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान, वो बड़े मनोवैज्ञानिक असर डालेगा। वो पक्ष का मनोबल बढ़ा सकता है, विपक्ष का मनोबल गिरा सकता है, या जो भी स्थिति बनेगी। तो एक गेम ये भी हो सकता है, बीजेपी ये चाहती है कि वहाँ पर मतदान हो, पूरे देश के सामने वो आंकड़ा आए और एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष पर बने, तो ये भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन देखिए, आप देखेंगे कि जब गठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी ने बनाई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि सारे महत्वपूर्ण पद उसी के पास हो। चाहते तो लोकसभा अध्यक्ष पद का, अब जैसे ओम बिरला का चर्चा भी बीच में चली है, और पहले वैसा हुआ भी है कि सहयोगी दलों को दिया गया है।
तो बीजेपी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है और उसका आत्मविश्वास है कि उसकी सरकार बिल्कुल स्थिर है, उसको कोई डर नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण पद वो अपने पास रखना चाहेगी ताकि उसके जो फैसले हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, सारे राज्यों में भी। तो ये एक पूरा गणित उसी के तहत बिठाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह की बात देखिए, राहुल गांधी जिस तरह की आपने बाइट सुनी होगी कि वो इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन आपने राजनाथ जी की बाइट सुनी होगी या पीयूष गोयल की बाइट सुनी, तो वो कहीं ये बात नहीं बोल रहे हैं कि हमने उपाध्यक्ष पद के लिए भी उनके लिए बोला था कि हम उसको समर्थन करेंगे। तो मामला तो इधर ही से फंसा है, पक्षी की पूरी तरफ से ये पक्ष चाहता है, सरकार चाहती है कि उसके हिसाब से चीजें हों, और ये सारी लड़ाई मेरे ख्याल से वहीं फंस रही है। भाई राजपाल जी, क्या इस बात की तैयारियां भी हो गई है, जैसा आप भी कह रहे थे कि देखिए आगे आगे होता है क्या, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा आपने टीएमसी का जिक्र किया, तो वो संपर्क शुरू हो गए कल के लिए आज से? अब देखिए, चुनाव में अगर जाएंगे तो मतदाता से संपर्क नहीं करेंगे क्या राजनीतिक दल के नाते? स्वाभाविक बात है, बहुत सीधी सी बात है मनोज जी। चुनाव में जाएंगे तो पूरे गंभीरता के साथ जाएंगे, और गंभीरता के साथ में वो चुनाव होगा और ओम बिरला जी जीतेंगे। अब जीत का अंतर और बढ़े इस दिशा में प्रयास हर उम्मीदवार करता है, हर पार्टी करती है, हम नहीं करेंगे। जीत का अंतर बढ़ाने की तैयारी है सत्य प्रकाश जी? जी देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, एक चीज की बात करें, देखिए इनके घटक दल में बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, जो पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, उनको आगे लाने की बात करते हैं। वो अलग बात है, राजनीति के तहत वो किस अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से उनके साथ अलग बात है, मगर उनकी विचारधारा बीजेपी वाली विचारधारा नहीं है, क्योंकि वो उनकी विचारधारा है पिछड़ों को आगे लेके आने की बात करते हैं और पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं। इससे पहले अपने घटक दल में ऐसे जो राजनीतिक दल हैं उनको पहले संभाल लें। कल जो चुनाव होगा वो राजनीतिक दल जिनकी विचारधारा इनसे मेल नहीं खाती है वो किधर जाएंगे वो पहले देख लीजिए। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये अपने अंदर इनको भी मालूम है कि हमारे अंदर भी बहुत खींचतान है। आप छोड़ दीजिए एनडीए गठबंधन, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हमारे जो कैंडिडेट है उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो किस वर्ग से आते हैं वो भी जानते हैं कि बीजेपी ने हमेशा पिछले 10 साल की अगर मैं खासतौर से बात करूं तो हमेशा उनको प्रताड़ित करने की राजनीति की है, उनको दबा के आगे बढ़ने की राजनीति की है। इनके अंदर के जो नेता है, बीजेपी के अंदर के जो कार्यकर्ता है वो बात करते हैं कि इससे इधर आपको सोचना पड़ेगा, आपको उनको आगे लाने के लिए सोचना पड़ेगा। और इनके साथ जो राजनीति जो दल है, राजनीतिक दल जो गठबंधन में, उनको भी जो विचारधारा वो बीजेपी से मेल नहीं खाती है। चलिए सत्य प्रकाश जी, अब सोचना किसको पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कल का इलेक्शन यानी लोकसभा स्पीकर को लेकर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी चीजें बड़ी अलग दिखाई दे रही है। आपने कहा कि उन्हें सोचना पड़ेगा और राजपाल जी कह रहे हैं कि तैयार रहें, हो सकता है हम तो मतदाता के पास जाएंगे। अब कौन कितने मतदाता को अपने साथ ला पाता, लेकिन ये मतदाता वो नहीं है जो लोकसभा तक सांसदों को चुनकर पहुंचा देते हैं। ये वो मतदाता है जो आपने चुनकर पहुंचा है, वो सांसद है, समझदार है, अब किसकी बात को वो समझ लेते हैं, किस पर विश्वास करते हैं। लेकिन दिलचस्प हो गया ये। बहुत धन्यवाद राजपाल जी, आप मेरे साथ जुड़े, सत्यप्रकाश जी और साथ ही शैलेंद्र राजपूत जी। लेकिन कल यानी 11 बजे चुनाव फिर होंगे लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर। 72 साल बाद ये पहला मौका होगा जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव होने जा रहे हैं, और इसमें ओम बिरला एनडीए की तरफ से तो के सुरेश की बात करें तो फिर वो विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रहे हैं।